सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से जरूर से जुड़े। आज के टॉपिक देखते हैं बैराक रिवर ज्योग्राफी बाकू का। देखो ये टॉपिक पिक किया है, COP29 आपकी हो रही है, इसलिए और चीज़ें तो आती रहेंगी और हमने डिस्कस भी किया है। इसकी ज्योग्राफी भी देख लेंगे। ट्रेड बैरियर लिंक टू एमिशन, ये गवर्नमेंट ने कहा है। और एक ये टॉपिक है दैट इज़ मेथाब फेटा माइन करके। और फिर जो आज सैटरडे को मैं निबंध का टॉपिक आपको देता हूँ, दैट इज़ देयर। सो निबंध का टॉपिक देख लो। मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ एज ही बिलीव्स सो ही इज। ठीक है, इस पर लिखना है 1000 शब्द। ऐसे टॉपिक्स आप लोग जरूर से लिखो। और आप अलग से जो ऐसे का कोर्स चल रहा है उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। और ठीक है, तो ये अगर आपको ऐसे अपना जो निबंध है उसका इवेलुएशन कराना है वो कर सकते हैं। कोई क्वेरी इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और आप ज़रूर से लिखो। देखो अगर आप प्रीलिम से पहले अगर 10 ऐसे भी लिख लोगे, इसका बहुत बेनिफिट जो है आपको मिलेगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना है, लिखना ज़रूर से है। ऑफर ऑफ द डे अभी ये जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स विजय सीरीज जिसे कहते हैं, इसमें टोटल 30 टेस्ट हैं। इसमें 1000 पेजेस के ऑलमोस्ट प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स के 2 इयर्स का कवरेज के टॉपिक्स होंगे और MCQ फॉर्मेट में होंगे। इसमें काफ़ी सारे सेट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी 8। तो सेट प्लीज़ उनको रीड करो। नेक्स्ट टेस्ट 7वां टेस्ट हम लोग का मंडे को है। सिलेबस में लास्ट में आपको दिखा दूंगा, 50% ऑफ रहेगा। तो ये जरूर से जरूर करना और मंडे का टेस्ट दें। और जो स्टडी मटेरियल वो पढ़ना स्टार्ट करें। अभी 9th सेट प्रिपेयर होगा, वो अपलोड हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। ये सारे कोर्सेस, ऐसे कोर्स, आकलन सीरीज़ और ये सब ज्वाइन करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। ऑल कोर्सेस में क्लिक करना है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। मणिपुर पुलिस रिकवर द बॉडीज़ फ्रॉम बाराक रिवर। तो बाराक रिवर के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे अगर आप मैप देखोगे तो ये रिवर जो इफ़ यू कैन सी हियर, ये बाराक रिवर है मणिपुर के अंदर। तो बाराक रिवर है और इस बाराक रिवर के अंदर जैसे ये बाराक रिवर है, दिस इज़ द बाराक रिवर, ये बांग्लादेश है। और इससे काफ़ी सारी रिवर्स आके जुड़ती भी हैं। तो थोड़ा सा याद रखना, जैसे इधर से एक 2 रिवर्स टूट रही हैं, दैट इज़ सुरमा है, कुशियारा है, और जटिंगा रिवर है, चिरी है, जिरी है, सोनाई है, रुकनी है, धालेश्वरी है, सिंगला है, लोंगाई रिवर है। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट रिवर्स जो आके लिंक्ड है, मतलब दे आर द पार्ट ऑफ द बाराक रिवर बेसिन। तो नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में भी है। और यहाँ पे बाकी ये मैप से आप लोग गो थ्रू हो जाना। और अभी प्रीलिम्स के लिए मैं आपके लिए बहुत चीज़ें प्लान किया है और वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, तो बराक रिवर जो है, इट फ्लोज फॉर अ टोटल लेंथ ऑफ 900 किलोमीटर्स। टोटल लेंथ क्या है? 900 किलोमीटर्स का इसका लेंथ है। मणिपुर, मिज़ोरम और असम, जो रिवर बेसिन इसका मणिपुर, मिज़ोरम और असम में है। रिवर एंटर करता है बांग्लादेश में एंटर करने के बाद स्प्लिट होती है 2 पार्ट में, डिस्ट्रीब्यूटरीज जिसे बोलते हैं। एक तो सूरमा है और एक कुशियारा है। सूरमा और कुशियारा जो रिवर है ये कन्वर्ज होके फिर मेघना रिवर बनाती हैं, जो कि अगेन विच कंट्रीब्यूट टू गैंगेज डेल्टा। तो ये फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है। टोटल लेंथ और ये सब तो नहीं याद रहेगा, नेविगेबल पार्ट कितना है वो भी याद नहीं रहेगा, बट ये जो 3 लाइनें हैं ये थोड़ा सा आप जरूर से ध्यान रखो कि बराक रिवर के कंटेक्स्ट में ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखना है कि ये जो रिवर बेसिन है, ये पार्ट है जो ये जो हिस्सा आपका बनता है 121 किलोमीटर का, लखीमपुर भांगा रीजन के अंदर, ये नेशनल वाटरवे 6 कैटेगरी में भी आता है। सो ये आपको याद रखना। मान लो कभी पूछ लिया वाटरवेज के बारे में, तो नेशनल वाटरवे 6 आपका यहीं पे लोकेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट गोल। देखो एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियरली हाईलाइट करता हूँ, ये अभी पूरा जब होने के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, डिटेल्ड एक ही आर्टिकल में आ जाएगा। अभी छोटी छोटी न्यूज़ मैं आपको कराता जाऊँगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कुछ थीम और वो सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अभी छोटी छोटी चीज़ आ रही हैं, एक साथ जब मीटिंग होगी फिर उसका जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, फिर पूरा सब कुछ डिटेल्ड आएगा। तो इट्स बेटर हम उस समय डिस्कस करें रादर देन मतलब अभी एक एक छोटा छोटा न्यूज़ करते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि जब एक साथ चीज़ें आएंगी तो दैट विल हेल्प यू लॉट। तो उस कंसिड्रेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ से एक टॉपिक में अलग अलग जो हम लोग पिक कर सकते हैं वो ये है कि COP29 में एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है वो ज्योग्राफी, अजरबैजान की ज्योग्राफी पता होना चाहिए। तो ये किस जगह पे लोकेटेड है? तो कॉकस जो माउंटेन रीजन है वहाँ पे लोकेटेड है। ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेस्ट एशिया और ईस्टर्न यूरोप कन्वर्ज करता है। अपना एटलस खोल के देख सकते हो। कंट्री में लाइक कैरेक्टराइज्ड बाय कैस्पियन सी ईस्ट में है, कॉकस माउंटेन रेंज जो है नॉर्थ में है, और फिर आपका
सेंटर में पूरा फ्लैट लैंड्स लोकेटेड है। इसका एरिया अज़रबैजान का लगभग 86,600 किलोमीटर है इन साइज टू, जो पोर्टुगल के बराबर है या एक यूएस के एक स्टेट के बराबर है। इसमें मेंशन किसके बराबर ये ध्यान में नहीं रखना। उसके बाद नागार्नो काराबाख रीजन, इस पर यूपीएससी ने पूछा है, तो ये भी रीजन है, इलाका है जो कि एक डिस्प्यूटेड इलाका है, डिस्प्यूटेड आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में ये डिस्प्यूटेड इलाका है। अब ये भी याद रखना है कि जो अज़रबैजान है किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। कैस्पियन सी है जोग्राफी, और रशिया, जॉर्जिया एंड रशिया नॉर्थ में है, ईरान साउथ में है, आर्मेनिया साउथ वेस्ट और वेस्ट में है, और जो स्मॉल पार्ट ऑफ नक्चीवन बॉर्डर्स टर्की, ठीक है, ये आपका लोकेटेड है। तो अज़रबैजान अपना बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन सी से, जॉर्जिया, रशिया, ईरान, आर्मेनिया, और स्मॉल पार्ट आपका नक्चीवन जो बॉर्डर टर्की नॉर्थ वेस्ट के अंदर लोकेटेड है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे बाकू इसकी कैपिटल सिटी है अज़रबैजान की, लार्जेस्ट और बेस्ट हार्बर कहाँ लोकेटेड है, कैस्पियन सी में। अब यही पे आपका मतलब प्रश्न बन सकता है कि लोकेटेड कहाँ है, तो कैस्पियन सी के अंदर लोकेटेड है। और ये डिस्प्यूटेड इलाका, जैसे मैंने आपको बताया, नागार्नो काराबाख जो रीजन है, इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनिया, उसके बीच का है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे कॉबस्टन माउंटेन्स हैं नियर बाकू, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना। अब ये देखो, ये एक टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है कि अच्छा यूपीएससी किसी भी एक टॉपिक पे किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो जनरल साइंस में अगर देखा जाए तो एक माइंड ये कहता है कि जो लिखा है पेपर में वो तो है ही, वो तो देखो दैट वी हैव टू डू, इसकी भाई वो जो COP29 है वो उसका क्या आउटपुट है, क्या सारे डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट है, वो चीज़ें हैं, तो वो आता रहेगा। और पहले भी हमने कंटेक्स्ट डिस्कस भी किया। बट एक और एंगल जो यूपीएससी रीच करता है कि कोई भी जगह होती है उसकी जोग्राफिकल आस्पेक्ट से रिलेटेड आईआर बेस्ड जो एक अप्रोच यूपीएससी जोग्राफी के अंदर जो प्रश्न बन रहे हैं, आप देखोगे अगर आप रिसेंट ट्रेंड को स्टडी करोगे तो इसमें ये बहुत अच्छा ट्रेंड इन्होंने निकाला है कि जैसे मान लो कोई जगह है, भले वहाँ पे कोई इंटरनेशनल आस्पेक्ट का कुछ हो रहा है, बट उसके जोग्राफिकल एंगल से इन्होंने प्रश्न निकाले। अगर आप इस चीज़ से एग्री करेंगे तो आप चाहे तो पेपर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब टीचर की जिम्मेदारी, मतलब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि ठीक है चलो क्या एंगल बन सकता है, क्या पूछा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि रिसेंटली कोबस्टन माउंटेन जो है न्यूज़ में था, तो ये कहाँ से किससे रिलेटेड है या कहाँ लोकेटेड है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आपसे पूछा मान लो अज़रबैजान किन किन देशों के कौन कौन इससे सराउंड करता है, उस पर कोई स्टेटमेंट आपको दे दे तो पता होना चाहिए। इसी तरीके से टैलिस माउंटेन भी है जो कि ईरान के साथ बॉर्डर इसके लिए बनाता है। तो ये कॉकस माउंटेन्स, कबस्टन माउंटेन्स, टालस माउंटेन्स, ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ द ज्योग्राफी एडवांस पार्ट। ज्योग्राफी तो इतना डायनेमिज्म है, और आपको मैं बताऊं कि ज्योग्राफी बेसिकली चीज़ें हैं। और अगर आपको अच्छा करना तो जीईएस रिपोर्टर मैगजीन आप पढ़ डालो, ये कवर्ड है पूरा ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस, फ्री में जो है इसमें अवेलेबल रहती है, या प्रहार बैच का आप हिस्सा हैं तो कवर कर सकते हैं। तो ये जो जीएस रिपोर्टर है आपको saurabh.pandey.upsc.com में फ्री मिल जाएगी पीडीएफ। तो इसमें पूरा जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का कंटेंट अल्टीमेट है, उसमें पूरा कंपाइल्ड रहता है, मेरे द्वारा ही चीज़ें लेकर आई जाती हैं। तो आप चाहो तो इनको रीड कर सकते हो। पूरा तीनों ही सब्जेक्ट्स का पूरा कंटेंट कंपाइल्ड है, लगभग 2 साल है, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, वो तो आपके ऊपर है कैसा है। नहीं तो आप प्रहार जो बैच है अगर आप उसका हिस्सा हो तो उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी। तो ये सारी आस्पेक्ट है। थोड़ा यहाँ मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। देखो ये कैस्पियन सी है, ये अज़रबैजान है, अब ये ईरान है, ये रशिया है, ये जॉर्जिया है, आर्मेनिया है। तो कोई जगह न्यूज़ में है ना, तो ये ट्रेंड है यूपीएससी का कि वो पूछे। पिछली बार भी देखो कई सारे प्रश्न जिन्होंने पूछे थे, पहले भी पूछे थे। तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि किस तरीके से प्रश्न होता है। अपने ज्योग्राफी की ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पे जब भी प्रीलिम्स होता है उससे पहले मैं एक बड़ा सा वीडियो लेकर आता हूँ, सारे ज्योग्राफी के प्रश्न उससे हैंडल हो जाते हैं। पिछली बार भी था तो उसमें भी सारे हैंडल हो गए। ध्यान में रखना इन चीज़ों को, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ने इट वॉइसेस डिसेंट अगेंस्ट द ट्रेड बैरियर लिंक टू एमिशन। अब ये एक पार्ट आ जाता है, यहाँ पे एक एंगल आ जाता है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी है, जो मैंने निकाला है, एक तो बेसिक कंट्रीज़ के बारे में, और इंडिया जो कहना चाह रहा है वो हमें जानना है। देखो भारत क्या कहना चाह रहा है कि देखो एक चीज़ एमिशन तो ठीक है, बट एमिशन को बेस बना के आप ट्रेड बैरियर्स इम्पोज मत करो। जैसे यूरोप का जो है, जो आपका क्या है, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, शॉर्ट में CBAM बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन कि जैसे मान लो कि किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के प्रोसेस में कार्बन एमिशन होगा, तो उस बेसिस में अगर वो प्रोडक्ट यूरोप में एंटर कर रहा है तो उस पर टैक्स लगा देंगे। तो ये एक जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है, इसके तहत अगर देखा जाए तो ये जो कार्बन एमिशन उसको एक बेसिस बनाया जा रहा है किसी देश का। मान लो डेवलपिंग देश है, अब वहाँ पे इतना जल्दी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है कि तुरंत जो है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी ही आपका यूज़ हो रही है और कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जब ऐसी स्थिति है
जहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म की जब हम बात करते हैं, CBAM की बात करते हैं, और वहाँ पे ये जो आप कह सकते हैं डिफरेंट लेवल पे अगर देखा जाए तो अगर प्रोडक्शन के प्रोसेस में कार्बन का एमिशन अधिक है तो और उसके तहत अगर टैक्स ऐसा इम्पोज किया जा रहा है तो ये एक ट्रेड बैरियर ऐड करेगा। तो भारत ने कहा देखो ये ट्रेड बैरियर ठीक नहीं है, मतलब एक प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी आपको नहीं अपनानी है। जैसे अब यूरोप में US में भी देखोगे तो जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो अभी प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी आने लग जाएगी। कहेंगे भाई हमें अपना मार्केट एक्सेस दो, ठीक है, नहीं दोगे तो तुम्हारे प्रोडक्ट जो है हमारे यहाँ पे आएंगे तो हम भी जो है टैक्स इम्पोज करेंगे या आपके प्रोडक्ट को बैन कर देंगे, या जो भी इस टाइप की चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उनके द्वारा किया जा सकता है। तो ये एक आगे चल के बेसिस बन सकता है, मतलब एक एनवायरनमेंट और एमिशन दोनों चीज़ों को बेसिस बना के जो ट्रेड बैरियर्स है उनको इम्पोज जो है वो किया जा सकता है। तो भारत ने कहा देखो ये ठीक बात नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट की गई, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखना, ये थीम जो है माइंड में रखना क्योंकि नई थीम है। तो इंडिया डिसअप्रूव करता प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो लिंक्ड है कार्बन एमिशन से रिलेटेड में। चाइना ने भी रिक्वेस्ट किया इंक्लूजन ऑफ डिस्कशन, ये जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इसको COP29 के एजेंडा में इंक्लूड करना चाहिए। और यूनिलेटरल ऐसा मतलब खुद ही अकेले से ही ऐसा जो कॉस्ट इम्पोज करना डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर, ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है। यहाँ पे क्या है कि जो मल्टीलेटरल मतलब अलग अलग देश का जो कोऑपरेशन है वो इससे हिंडर होगा। बेसिक ग्रुप में ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना है, और ये सपोर्ट करते हैं। इसके बारे में बेसिक ग्रुप्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो पिटीशन है ये मेनली टारगेट जो CBAM को है, जो कि तुरंत बहुत अच्छे तरीके से मतलब नेक्स्ट ईयर या आप कह सकते हो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा अराउंड जनवरी 2026 के अंदर। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रपोजल है, नॉर इंडिया स्टेटमेंट डायरेक्टली मतलब CBAM को डायरेक्टली मेंशन तो नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल दे से कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है कि जब आप एमिशन को बेसिस बना के और फिर ट्रेड बैरियर लगा रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। भारत ने इस चीज़ को कहा है। तो ये एक एंगल आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेट चेंज ट्रेड वॉर कैसे ला सकता है, क्लाइमेट या एमिशन आपसे पूछा जाए, कार्बन एमिशन है या एनर्जी ट्रांजिशन है, ये सब चीज़ें किस टाइप से ट्रेड एस्पेक्ट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि अच्छा ये एक एंगल हो सकता है। इस चीज़ पर आप ज़रूर से सोचो। बेसिक कंट्रीज़ की बात करें तो इसका फॉर्मेशन जो है अराउंड नवंबर 28, 2009 के अंदर है। मेनली क्लाइमेट चेंज को साथ में मतलब ये देश साथ में मिलकर कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशू साथ में ग्रुप में बातों को साथ रखेंगे। मतलब ये एक ऐसा संगठन है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक समूह है। ये सारे देश आपके ब्रिक्स का भी हिस्सा आप देखोगे, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, इसमें रशिया नहीं है। और उसमें डायरेक्टली अपनी बात को रखना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इसमें कोपेनहेगन क्लाइमेट समिट हुई थी तो उसमें इन्होंने जॉइंटली चीज़ें रखी भी थी और कई सारे एस्पेक्ट को रखा भी गया था। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे बाकी चीज़ें तो है क्योंकि COP29 के कंटेक्स्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक कंट्रीज़ हैं इन्होंने कहा कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसका रिड्यूस किया जाए बाय जनवरी 31, 2010 तक। इस बात को हाईलाइट किया गया था। कोपेनहेगन के अंदर इस कमिटमेंट को सपोर्ट किया गया था। फिर उसके बाद G77 तो ब्लॉक ने फाइनेंशियल और टेक्निकल जो सपोर्ट प्रोवाइड करना पुअरर नेशन है विद इन G77, जिसमें ये ग्रुपिंग के तहत मेनली जो लीस्ट डेवलप और पुअर देश, डेवलपिंग देश आपके आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्लाइमेट फंडिंग में जो डेवलप्ड देश है जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्रोवाइड करें जो भी चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी उनकी है। जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है दे हैव टू प्रोवाइड दैट फाइनेंस। फिर इसके बाद क्या है कि कई सारे इश्यूज़ को एमिशन रिडक्शन से रिलेटेड या क्लाइमेट एड से रिलेटेड जो डिस्कशन है उस पर चर्चा चली रही है, कॉमन स्टैंस ऑन एमिशन रिडक्शन एंड क्लाइमेट। तो यहाँ पे ब्रॉडर सपोर्ट फॉर द कोपेनहेगन अकॉर्ड। तो यहाँ पे जो बेसिक है, इट इज़ वर्किंग टू डिफाइन अ कॉमन स्टैंस ऑन एमिशन रिडक्शंस एंड क्लाइमेट एड। तो ये क्लाइमेट एड डिस्कशन लगातार आपका चल रहा है। बेसिक की अगर बात करें तो इसमें लगातार डिस्कशन भी हो रहा है, और ख़ास तौर से अगर आप देखोगे तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देखो जो डेवलपिंग देश है ना उनकी एक वॉइस जाना चाहिए, और उसके लिए बेसिक ग्रुप का फॉर्मेशन है। और इंटरेस्टिंग ये भी आपको याद रखना कि ये जो बेसिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स, जिसमें रशिया नहीं है। ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं 700 kg मेथ सीज्ड ऑफ गुजरात कोस्ट में, 8 अरेस्ट हुए हैं। एडिटोरियल्स में देखोगे तो आज इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो मेथाम्फेटामाइन की बात करें तो ये एक पावरफुल एडिक्टिव स्टिमुलेंट का यूज़ होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ड्रग कुल मिला के आपका हो मतलब जो ड्रग्स यूज़ होती है। अब देखो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और बॉर्डर मैनेजमेंट में, बॉर्डर सिक्योरिटी में
ये एक कंसर्न भी हो जाता है। अगर आप इंडिया का मैप उठा के देखोगे तो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जैसे मान लो कि कई सारे ऐसे जो भारत के बॉर्डर, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पोर्ट है, या मतलब पानी है, कहीं पे कुछ है। तो ये क्या है कि इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब जितना भी ड्रग्स और ये सब एंटर करके भी भारत के मार्केट में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इससे यूथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट और इम्पैक्ट जो है पड़ता है। तो ये एक शेड्यूल 2 के अंदर है, कंट्रोल्ड सब्सटेंस के अंदर, मतलब ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। ड्रग्स है तो यू नो कि इस काफ़ी एक्शन भी हो सकता है अगर इसका कोई इस्तेमाल जो करता है। 700 kg तो आई थिंक पता नहीं कितना ज़्यादा, ये कितना अमाउंट होगा। तो ये सब क्या है कि इन चीज़ों को प्रोड्यूस करके या इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके इधर से उधर ले जाना, तो इसके माध्यम से टेररिज्म की फाइनेंसिंग है, ये सब भी की जाती है। कई और चीज़ें हैं पैसा जनरेट करके जो भी करना है। एक चीज़ और भी ध्यान में रखना कि ऐसे जो कदम उठाए जाते हैं उन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बोलते हैं। मतलब कि ऐसे जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जैसे कई सारे ऐसे जो एक्टिविटीज़, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग और इस सब को किया जाता है, तो एक संगठन जो है वो बना के और फिर चीज़ों को किया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। और आज के टाइम पे क्या है, जो टेररिज्म है, टेररिस्ट तो एक एजेंडा के लिए काम करता है। अब इनको भी पैसा चाहिए। पहले क्या होता था कि स्टेट स्पॉन्सरशिप होती थी, मतलब देश स्पॉन्सर करते थे। अब धीरे धीरे वो स्पॉन्सरशिप कम हो रहे, तो टेररिस्ट अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो ये लोग भी क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके पैसा जनरेट हो रहा है, उससे अपना जो भी टेररिज्म का एजेंडा है, जो टेररिस्ट फैलाना है, वो फैलाते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को जो है मिलती है। तो ये जो मेटाफेटामाइन की अगर इसकी बात करें, ये क्या है, दे आर मेंबर ऑफ फेनेथाइलमाइन फैमिली, जिसमें कई सारे जो सब्सटेंस इंक्लूडेड आपके हैं। तो इसमें आप देखो Na डाई मिथाइल फेनाथाइलमाइन की अगर बात किया जाए तो इसमें इसका नाम है, आप देख लेना एक बार। अब इसमें एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग आ जाती है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। ये फैक्ट आप याद रखो, प्रश्न बन सकता है कि गोल्डन क्रेसेंट और ये ट्रायंगल जो है बेसिकली क्या है, जो कि यू कैन से कि मतलब जहाँ पे ये ऐसे एरियाज़ हैं वेयर विच एरिया इज़ वेरी प्रोन टू ड्रग ट्रैफिकिंग और ये सब के लिए। जैसे यहाँ पे देखोगे ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है, इफ़ यू कैन सी हियर, तो इसे हम गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं। और ये जो रीजन है इसे हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। वियतनाम, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, ये पूरा रीजन, ये पूरा गोल्डन। अब यहाँ पे देखो भारत दोनों तरफ से अफेक्टेड है। इधर से अगर आप देखोगे तो पूरा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और इधर से एंट्री कर सकते हैं और इम्पैक्ट कर सकते हैं। इधर जाओगे तो इधर से पूरा जो हमारा ये बॉर्डर है, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जो आता है, वो बहुत प्रोन बन जाता है। तो ये हमारे लिए ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे देखा होगा पंजाब में, पंजाब के अंदर जो ये ड्रग एब्यूज़ है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है, समाज के लिए भी चैलेंज है। आप देखोगे पहला कई समय मतलब ऐसी स्थिति भी रहती थी कि घर घर और बहुत सारे लोग में ड्रग एब्यूज़ देखने को मिलता था, इन द सेंस कि ड्रग का इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे कुछ जो सिविल सोसाइटीज़ हैं और उन्होंने काम किया, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई, बॉर्डर मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस किया गया, उसके बाद चीज़ें थोड़ा सा ठीक ठाक जो है वो आपकी हुई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो। विथ रेफरेंस टू वेसुवियस वॉल्केनो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैंपेनियन वॉल्केनिक आर्क। ठीक है, माउंट वेसुवियस इज अ स्टोमा स्ट्राटो वॉल्केनो विच मीन्स इट इज़ अ वॉल्केनिक caldera been partially filled by a new central cone. The volcano summit caldera is partially encircled by steep rim. अब ये देखो बहुत ही टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे वेसुवियस वॉल्केनो के बारे में है। अब मेरा थोड़ा सा एक आपसे अनुरोध है कि क्योंकि घर पे एक मैरिज भी है, और जिस वजह से मैं भी कहीं कोने में बैठ के आपके लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 22 तारीख तक थोड़ा सा शेड्यूल मेरा ऐसा रहेगा। तो ऐप के अंदर भी थोड़ा कंटेंट अगर जो भी अपलोड नहीं हो रहा तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा मैं क्षमा मांगूंगा। लेकिन चीज़ें कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि यंगर ब्रदर की ही मैरिज है। तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है, बड़ी जिम्मेदारी है, चीज़ों को करना और ये सब देखना होता है, घरेलू जिम्मेदारी भी बहुत हो जाती है। बट हाँ, आपकी क्लास मिस नहीं होगी, ना हिंदू की मिस होगी, प्लस अलग अलग जहाँ भी कोर्सेज चल रहे हैं उस पर भी चीज़ें, जैसे मंडे को टेस्ट शेड्यूल्ड है तो वो मंडे को टेस्ट शेड्यूल्ड है, उसका कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है, वो भी पैरेलली चल रहा है। अभी मैं ऐसे के जो कॉपीज़ है वो चेक कर रहा हूँ। अभी इस वीक में जो ऐसे 6th ऐसे है जो निबंध है वो आपका चेक हो जाएगा। और भी चीज़ें हैं, जो करंट अफेयर प्लस का कोर्स पहला बैच था उसमें मैंने कल 65th लेक्चर डाल दिया है। और आई एम वेरी होपफुल कि प्रहार बैच का आप लोगों ने पूरे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। अब वो जो आगे के लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, छोटा कुछ भी नहीं है। अभी एक साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी वाले का कंटेंट बन गया है, रिकॉर्डिंग करनी है वो है। अब बुक सीरीज़ मैं तुरंत इसे ख़त्म करूँगा। बुक सीरीज़ दिसंबर तक मैंने एक डेडलाइन ले रखी है, तो उसमें पूरा ख़त्म करना है।
तो ये सब चीज़ें जिम्मेदारी है, ये सब भी देखो आपके प्रति भी पूरी जो जिम्मेदारी है, बट थोड़ा सा मुझे हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग से चाहिए होगी 22 तारीख तक के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी आप समझ सकते हैं, यंगर ब्रदर की मैरिज होती है तो फिर बड़े भाई की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है ना। तो वो सारी एस्पेक्ट है और चीज़ें चल रही हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, देखो ऐसे जो कंटेंट है, इस कंटेंट को आपको लगभग 2 ईयर्स जो है उसको कवर करना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरी, क्योंकि लास्ट ईयर का भी जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बेसिस में आप लोग ऐसी चीज़ें करने में थोड़ा सा नहीं करते हो, तो ऐसा कंटेंट मैंने बना रखा है। और वो जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है उसमें ऐसे सेट मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। आपको इन चीज़ों को पढ़ना है, पढ़ के सॉल्यूशन दे रखा है, पढ़ना है, और उसी के बेसिस पे मैं टेस्ट आपको दे रहा हूँ। तो उद्देश्य सिर्फ ये है कि ऐसे कंटेंट आप गो थ्रू हों जो, ये मत मानना करंट अफेयर, ये एडवांस करंट अफेयर्स का हिस्सा होंगे, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट जो आप इमेजिन कर सकते हो उन सब के टॉपिक्स रहेंगे। पीआईबी, डाउन टू अर्थ, अलग जितने सोर्सेस आप इमेजिन करो सब जगह से होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस आप खूब सारे करके जाओगे, फिर यूपीएससी का पेपर आपके लिए आसान होगा। अब ये देखो, डिसीजन मेकिंग, आपकी सोच क्या है वो आप पे निर्भर करती है। वो आपका फिर माइंड सेट है या किस्मत है कि जो आपका सोच को जो शेप करेगा। मेरा काम क्या है कि मैं आपको कंटेंट अपलोड करता जा रहा हूँ। 8 सेट मैंने कर दिया है, इस वीक के अंदर 9th सेट आपको मिल जाएगा। 9th सेट का मतलब मोर देन 500 पेजेस आपके हो जाएंगे। और मेरे जो जिम्मेदारी है कि मैं आपको पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम तक है पूरा वो सेट आपका आता रहेगा। अभी से आप देखोगे तो अभी ये 1000 पेज के भी ऊपर कंटेंट चला जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओ, आप मानो कि सारे सब्जेक्ट आप पैरेलली पढ़ रहे हो। अलग अलग जगह से सारे प्रश्न आपके हैं, और यूपीएससी बेस्ड और यूपीएससी लेवल के प्रश्न हैं। तो ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो है उसमें ये कंटेंट मैं दे रहा हूँ, क्योंकि उद्देश्य मेरा ये है कि जो टेस्ट सीरीज़ है ना, टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कंटेंट करो। इधर उधर के मैं रैंडम क्वेश्चंस नहीं बनाना, जो टेस्ट मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में आपको दिया है उसी पर बेस्ड है, क्योंकि उसी को आपको पहले कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद जो 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं वो आपको देना है। तो इस तरीके से स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को लिंक करके ये टेस्ट है। आप इसको बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से करो, ऐसा मेरा अनुरोध है। बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लक एंड थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे आंसर बताओ, आपका लेवल पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है इस पर 50% ऑफ भी कर रखा, मतलब आप समझो 900 पेज 900 के आसपास इसका अमाउंट है। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पे ये टेस्ट मत देखो, ये कंटेंट बहुत मैटर करता है, ये जो दिया जा रहा है, और इसमें बहुत सारी लॉजिस्टिक आस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। ये टेस्ट 7 का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मंडे को होगा इसमें इकोनॉमी होगी, प्लस जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको दिया है, तो ये सब दोनों चीज़ें हैं आपका मंडे को शेड्यूल्ड है। आकलन सीरीज़ मिस मत करना है, ठीक है। आकलन में डिटेल मैंने पहले के बैचेस में आपको बता रखा है। बाकी एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऐसे और ये है। ऑफ़र के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर मैसेज करो। मान लो कोई कोर्स आप ज्वाइन करते हो, अगर उससे रिलेटेड कोई ऑफर होगा तो आपको पता चल जाएगा, इस नंबर पर मैसेज आपको करना है। ये सौरभ पांडे सीएससी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे टॉपिक देख लो, मैन इज मेड बाय हिज बिलीव एज ए बिलीव सो ही इज। आपको अब अगर अपना ऐसे इवेलुएट करना है तो ऐसे का जो कोर्स चल रहा है उसको आप हिस्सा बन जाओ, वहाँ से अपना ऐसे का इवेलुएशन आपका हो जाएगा। अभी मैं 5th ऐसे अब इवेलुएट कर रहा हूँ, 6th ऑलरेडी अपलोड हो गया है, तो टोटल हम लोग 50 ऐसे करेंगे। इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब पोस्ट प्रीलिम्स 50 बहुत होते हैं, फिर हर 2 दिन में एक ऐसे आएगा, तो ये सारे ऐसे रहेगा। आप मैं कहता हूँ 15 भी लिख लोगे ना, 15-20 भी लिख लोगे, आप देखना आपका कितना लेवल बढ़ेगा। और वो ऐसे के कोर्स में आपका वीडियो लेक्चर्स पे इंक्लूडेड है। तो ये आपका नंबर कोई क्वेरीज पर आप रीच करें, और ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपने आंसर, अगर इच्छा है तो आप बिल्कुल उस पर भी पोस्ट कर सकते हैं। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।